नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं खबरों का महाबुलेटिन न्यूज डिकोड, जहां मिलती है आपको खबर ए टू जेड। हर खबर के पीछे की असल खबर जानने का मकसद हम इसी बुलेटिन में इस वक्त इस मंच के ऊपर शुरुआत करते हैं, जानने की, समझने की। आज के सबसे बड़े मुद्दे से हम आज के न्यूज डिकोड की शुरुआत कर रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद का मसला एक ऐसा जो सारे देश में चर्चित है। ज्ञानवापी मामले में आज एक नहीं बल्कि तीन अदालतों में सुनवाई की गई और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वहां जो संरचना मिली थी, जिसे हिंदुओं के पक्ष के द्वारा शिवलिंग कहा गया, उसके संरक्षण को जारी रखने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई और इससे जुड़ा पूरा अपडेट आप इस रिपोर्ट में पाएंगे। देश के चर्चित मामलों में से एक ज्ञानवापी मामले में आज 3 कोर्ट में सुनवाई हुई। मस्जिद में सर्वे के दौरान मिली शिवलिंग जैसी संरचना के संरक्षण की सीमा बढ़ाने पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि संरक्षण जारी रहेगा। कोर्ट ने सभी पक्षों से 3 हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। ज्ञानवापी पर आज सुप्रीम कोर्ट के अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज्ञानवापी का ASI से सर्वे पर सुनवाई हुई। इधर वाराणसी की जिला अदालत में कथित शिवलिंग की पूजा का अधिकार और मस्जिद में सर्वे की कार्यवाही पर सुनवाई हुई। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 5 दिसंबर तय की है। बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में 16 मई को कोर्ट कमीशन के सर्वे के दौरान एक संरचना मिली थी, जिसे हिंदू पक्ष ने शिवलिंग बताया तो मुस्लिम पक्ष ने फव्वारा। तो अब आगे इस पर क्या होगा अगली सुनवाई में, ये तो बात की बात है, लेकिन एक विचार और एक संरचना मिलने पर जो सारे देश में मंथन शुरू हुआ था, इसमें एक और बयान भी आज जुड़ा। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर पंडित प्रदीप मिश्रा जो रायपुर आए हैं शिव कथा करने के लिए, उनका क्या कहना है वो भी आप सुन लीजिए। पूरे विश्व की भूमि को कहीं से भी खोदेंगे, उसमें कंकर शंकर निकलेगा जरूर। ये सारी मूर्तियों का निर्माण तो बाद में हुआ है, जब द्वापर आया, त्रेता आया, सतयुग आया, तब इन मूर्तियों का निर्माण हुआ है बाकी की। पर शिव मूर्त का निर्माण तो पुरातन समय से रहा हुआ है। किसी भी भूमि को आप नीचे से खोदेंगे उसमें शिव मिलेगा। तो शिव अटल हैं, ये कहने का प्रयास पंडित जी ने किया और वैसे इसके कई प्रमाण उनके पास निश्चित तौर पर मौजूद हैं। वे स्वयं शिव पुराण की कथा करने के लिए आए हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह कि आज इस पूरे मामले के ऊपर बहुत सारे लोगों की आस्था से जुड़ा विषय बनता जा रहा है। इसको हम डिकोड करते हैं जो कुछ भी आज घटा है। ज्ञानवापी मामले पर आज 3 अदालतों में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर किस बात पर सुनवाई कर रहा है, इसको भी हम जरा समझते हैं। दरअसल 2021 में 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी में पूजन और विग्रहों के संरक्षण को लेकर याचिका डाली थी, जिसके बाद कोर्ट ने ज्ञानवापी का सर्वे कराने का आदेश दिया। सर्वे में शिवलिंग मिला, जबकि मुस्लिम पक्ष ने कहा कि वो शिवलिंग नहीं बल्कि एक फव्वारा है। कोर्ट ने उस पूरे जगह को 12 नवंबर तक संरक्षित रखा था। अब वो मियाद खत्म होने वाली है, इसीलिए हिंदू पक्ष फिर से सुप्रीम कोर्ट से उसे आगे बढ़ाने की मांग कर रहा है और इस पर कोर्ट ने कहा कि संरक्षण जारी रहेगा। आगे सबको इसमें अपना तथ्य रखने के लिए एक तारीख दी है और अगली सुनवाई पर वो तथ्य रखने के लिए कहा है। अगली खबर मध्य प्रदेश से है, जहां एक बार फिर से खाद के ऊपर एक लड़ाई दिख रही है। सियासत शुरू हो गई है और अब की बार एक तस्वीर ने कांग्रेस के विधायक पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। यह खबर क्या है और खाद वितरण से कैसे जुड़ी है, देखें आप। ये है आलोट से कांग्रेस विधायक मनोज चावला, जो खाद वितरण केंद्र में जबरन घुसकर किसानों से खाद लूटने के लिए कह रहे हैं। दबंगई के पीछे विधायक महोदय तर्क दे रहे हैं कि बीते 2 दिन से सर्वर डाउन होने से किसानों को यूरिया नहीं मिल पा रहा, इसीलिए उनसे किसानों की परेशानी नहीं देखी गई। तभी उन्होंने वेयर हाउस का शटर खोलकर यूरिया का गोदाम लूटने को कहा। 2 दिनों से लोग यहाँ पे लगातार परेशान हो रहे हैं और कोई सुनने वाला उनकी नहीं है। हमें जैसे पता चला हम लोग आए, हमने व्यवस्था बनाने का काम किया और अभी 2 बोरी सबको खाद यहाँ पे दिया जा रहा है। एक और पुलिस ने आलोट विधायक और उनके समर्थकों पर मामला दर्ज कर लिया, तो दूसरी तरफ खाद पर सियासी फसाद बढ़ने लगा है। आप देखेंगे कि विधायक
जाकर के गोदाम का दरवाजा खोल करके कहता है लूट लो। ये कौन लोग हैं? वो जो समाज में इस प्रकार का वातावरण बिगाड़ना चाहती है, कांग्रेस का नेतृत्व है। कांग्रेस विधायक के ऊपर जिस तरीके से एफआईआर दर्ज की गई है, जिस तरीके से उनके द्वारा किसानों की आवाज़ को उठाया जा रहा था, उसको दबाने का प्रयास किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की दमनकारी जो नीति है, उसकी वजह से प्रदेश का किसान परेशान है। वैसे तो ये बात सही है कि प्रदेश के कई इलाकों में खाद की किल्लत है। वैसे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान खुद खाद वितरण व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार बैठकों के जरिए खाद वितरण की समीक्षा भी कर रहे हैं। तो यहाँ दो सवाल सबसे अहम है। पहला ये, क्या वाकई मध्य प्रदेश में खाद की इतनी किल्लत है? और दूसरा ये कि किसी भी जनप्रतिनिधि का इस तरह का बर्ताव क्या लोगों के लिए इंसाफ है या आप इसे अराजकता मानेंगे? चलिए डिकोड करते हैं। पहली बात तो यह कि प्रदेश में खाद वितरण की व्यवस्था में सहकारी तंत्र की दुकानें और प्राइवेट दुकानें, इनके जरिए खाद की बिक्री होती है, वितरण होता है। यहां किल्लत के जो हालात दिख रहे हैं वो दरअसल सहकारी खाद वितरण केंद्रों के हैं और सहकारी खाद वितरण केंद्रों पर उचित दर पर या सब्सिडाइज दर पर मदद के साथ खाद आपको मिलती है। इस व्यवस्था में कई बार कई स्तर पर खामियां रही हैं, इसमें कोई इनकार नहीं। खाद के होते हुए भी अगर किसानों को उचित मात्रा में और वक्त पर खाद नहीं मिलता तो ये बात ये भी सिद्ध करती है कि दावों में सरकारी तंत्र के लोग खुद पलीता लगा रहे हैं। जो सरकार के दावे हैं, मंशा है, उसको वो खुद धो रहे हैं। जरूरत है वक्त रहते जिम्मेदारी तय कर देने की, वरना ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। कार्रवाई कर किसानों की परेशानी दूर करने के बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं देखना होगा। कोई भी सरकार 2023-24 के लिए किसानों की नाराजगी मोल लेना कतई नहीं चाहेगी। दूसरी बात जो हमने सवाल उठाया था, क्या एक जनप्रतिनिधि को ऐसा करना चाहिए? विधायक के गोदाम खोलकर लूट लो के नारे की जितनी भी आप निंदा करें संभवतः उतनी कम लगेगी। मामला दर्ज उन पर हो चुका है, कानून उन पर अपना काम करेगा। जाहिर तौर पर उनकी प्रैक्टिकल समस्याएं इस मामले में वैसे ही शुरू हो चुकी हैं। यहां एक सवाल यह भी उठा कि क्या विधायक जी एक रॉबिनहुड जैसी छवि वहां बनाकर लोकप्रियता हासिल करने की फिराक में थे, या वाकई लोगों में इतना आक्रोश था कि वो इस हद तक आने वाले थे? क्योंकि उन्होंने बाहर आकर कहा कि उन्होंने एक व्यवस्था बनाने का काम किया, जो हैरान करता है क्योंकि सरकारी तंत्र की व्यवस्थाएं वो तोड़ते खुद नजर आए। इधर बिलासपुर में आज बीजेपी की महतारी ओंकार रैली हुई है और इस रैली में प्रदेश भर के बीजेपी कार्यकर्ता जुड़े। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाया और कांग्रेस पर और सरकार पर जमकर प्रहार किया। देखें। बिलासपुर में महतारी हुंकार रैली आज कुछ इस तरह आगे बढ़ी। इस रैली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ छत्तीसगढ़ भाजपा के सभी दिग्गज एक मंच पर दिखे। भाजपा महिला मोर्चा ने महतारी हुंकार रैली के जरिए सरकार के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। आज वक्त कांग्रेस सरकार का छत्तीसगढ़ में है, तो मैं भूपेश जी से पूछना चाहती हूँ, रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है भूपेश जी? इधर कांग्रेस और बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर भी हुआ। कांग्रेस ने स्मृति ईरानी का विरोध जताते हुए मोदी सरकार से महंगाई कम करने की अपील की। वहीं रैली में शामिल होने बिलासपुर पहुंची स्मृति ईरानी से सीएम भूपेश बघेल ने भी कुछ सवाल पूछे। और ये तुलना करना है तो यूपी से कर ले, वहाँ कितना हो रहा है और यहाँ की क्या स्थिति है, यदि महिलाओं का अत्याचार की बात है तो। छत्तीसगढ़ में अगले साल चुनाव है, उसके पहले महतारी ओंकार रैली का क्या और कितना असर होगा, ये आने वाले कुछ वक्त में ही स्पष्ट हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई की महिला विंग की ओंकार रैली पर पूरी रिपोर्ट आपने देख ली। क्या रहा इसका प्रभाव, कितनी चुनौती साबित हो सकता है कांग्रेस के लिए, इस बात को हम आज डिकोड करते हैं। पहली बात यह कि रैली बहुत सोच समझकर प्लानिंग के साथ इस समय पर की गई। दूसरा, इस रैली ने प्रदेश की आधी आबादी को टारगेट किया, चुन चुनकर उन वायदों और मुद्दों को उठाया जो महिलाओं के मान सम्मान से जुड़े हैं, स्वाभिमान और सेंटिमेंट से जुड़े हैं। रेप, शराबबंदी, बच्चियों का अपहरण, ये सब बेहद संवेदनशील और भावनात्मक मुद्दे हैं जो किसी भी सरकार के लिए चैलेंजिंग रहे हैं। तीसरी बात, रैली के लिए महिलाओं के बीच कभी टेलीविजन की सबसे लोकप्रिय बहू और राहुल गांधी को मात देने वाली स्मृति ईरानी को यहां बुलवाया रैली के लिए। लेकिन ये रैली कितनी कामयाब रही, इसका पैमाना अक्सर इस तरह के आयोजन में भीड़ से लगाया जाता है, जिसके बारे में 1 लाख महिलाओं के जुटने का दावा था और इस आधार पर कांग्रेस कहती फ्लॉप है, क्योंकि यहां उन्होंने 20,000 से ज्यादा महिलाओं को नहीं देखा। लेकिन
वास्तव में इस हुंकार से कांग्रेस को कितना डैमेज हुआ, ये अब इस बात पर निर्भर करेगा कि कांग्रेस महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर भाजपा को आगे कैसे घेर पाती है, कितना घेर पाती है। चलिए, लेकिन फिलहाल ये जरूर है कि जो बयान स्मृति ईरानी देकर गई हैं, जिन मुद्दों पर प्रहार वे कर गई हैं, इस पर कांग्रेस पार्टी को लगातार काउंटर करना होगा। इधर छत्तीसगढ़ में ट्रेन कैंसिल होना भी एक मुद्दा है और यह सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच सीएम भूपेश ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। देखिए खबर। छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों की मुसीबतें कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही। रेलवे ने फिर से 20 ट्रेनों को 11 से 17 नवंबर तक रद्द कर दिया। वहीं 9 गाड़ियां परिवर्तित मार्ग से चलाई जाएंगी। ट्रेनों को कैंसिल करने का कारण विकास कार्य को बताया गया। लगातार रद्द हो रही ट्रेनों पर सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र पर निशाना साधा। ईरानी जी को तो बताना चाहिए कि भाई ट्रेन क्यों बंद है, क्यों महिलाएं यात्रा नहीं करती। सबसे ज्यादा महिलाएं यात्रा करती है ट्रेनों में और सबसे सुविधाजनक और सस्ता है। सीएम भूपेश के तंज पर बिलासपुर में ओंकार रैली के दौरान स्मृति ईरानी ने मंच से इसका जवाब भी दिया। 9,400 करोड़ रुपया अगर किसी ने छत्तीसगढ़ को दिया तो मोदी ने दिया, भूपेश जी। कोरोना काल के दौरान 180 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द किया गया था, जिनमें से कई ट्रेनें अभी तक शुरू नहीं हो पाई। ऊपर से आए दिन अलग अलग ट्रेनों के पहियों पर ब्रेक लग रहे हैं, जो आम लोगों के लिए बड़ी दिक्कत का सबब है। तो लगातार ट्रेनों के कैंसिल होने के कई कारण बताए जाते हैं, आपने भी सुने होंगे। जरा अब हम इनकी वास्तविकता को डिकोड करें। कोविड काल में देश भर में 1000 से ऊपर ट्रेनें प्रभावित हुई, 200 से ज्यादा अलग अलग चरणों में केवल छत्तीसगढ़ में, और उसके बाद अलग अलग वेव्स के दौरान भी ट्रेनों को कैंसिल किया जाता रहा। रूट डाइवर्ट की तो बात ही छोड़ दीजिए, हर बार आम जनता ने भरोसा किया, साथ दिया और इस सिचुएशन से डील किया। बड़ी बात यह भी कि अब भी ट्रेनों की आवाजाही सामान्य नहीं हो पाई है। इस मुद्दे पर राज्य ने कई दफा केंद्र को बताया भी, लिखा भी और सौतेले बर्ताव का आरोप भी लगाया। आज भी मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के सामने इसी बारे में सवाल पूछा और सीधे कटाक्ष किया। दूसरी तरफ से रेल विभाग ये कहता है कि कई लाइनों का दोहरीकरण, तिहरीकरण और इंटरलॉकिंग के लिए मेगा ब्लॉक लेना पड़ता है। ऐसी कई वजह बताते हैं। एक अहम वजह जो और बताई जाती, जो गिनाई नहीं जाती, कि देश में कोयले की किल्लत और उसके परिवहन के इंतजाम के लिए भी कई दफा ट्रेनों को, पैसेंजर ट्रेनों को कैंसिल किया है। उनके लिए स्थान बनाया है ताकि गुड्स वाहन जो है अच्छी तरीके से मूव कर सकें, कोयले का परिवहन हो। वैसे कारण चाहे जो हो, लेकिन देश की आम जनता के लिए सबसे सस्ते और सुलभ आवागमन के लिए उपलब्ध भारतीय रेल का जल्द से जल्द पूरी रफ्तार और संख्या के साथ पटरी पर उतरना बेहद जरूरी है और इसमें हमारा प्रदेश भी शामिल है। अगली खबर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर खंडवा इलाके से। आप जानते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की व्यवस्थाओं को देखने के लिए कांग्रेस सबको जिम्मेदारियां दे रहे हैं और प्रभारी की जिम्मेदारी कमलनाथ ने वहां निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा को सौंपी है, जिस पर अब सियासत शुरू हो गई। इस पर सीधे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने वार किया। देखें। निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा पर कांग्रेस का भरोसा कोई नई बात नहीं है, लेकिन पीसीसी चीफ के साथ उनकी नजदीकियां राजनीतिक हलकों में फिलहाल नई सरगर्मियां पैदा कर रही हैं। फिलहाल कोई भी कांग्रेसी नेता उस पर खुलकर कुछ नहीं कह रहा, लेकिन प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अरुण यादव के बहाने कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। प्रवेश पर यात्रा की जिम्मेदारी शेरा भाई को। नाथ, यदुवंशियों से इतनी दूरी क्यों? नरोत्तम के बयान पर विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने जवाब में कहा कि अरुण यादव से उनके बहुत अच्छे संबंध हैं। साथ ही शेरा ने खुद को निर्दलीय रहते हुए भी लंबे समय से खुद के परिवार के कांग्रेस से जुड़ा होने की बात दोहराई। सज्जन भैया आए, पीसी शर्मा साहब आए, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को कुछ कंफ्यूजन है, उसको वो सीधा करे, ठीक करे। वैसे ये बात किसी से छिपी नहीं है कि बुरहानपुर में निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा और पीसीसी के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव राजनीतिक तौर पर एक दूसरे के प्रतिद्वंदी माने जाते रहे। शेरा पहले भी कई बार टिकट को लेकर अपनी दावेदारी जताते रहे। तो सुरेंद्र सिंह शेरा खांटी नेता हैं, वो दोनों तरफ से अपने रिश्तों को संभालते आए हैं। सिंधिया वाले पूरे प्रकरण में आपको याद होगा उनकी बाइट, उनका कहना, वो किस साइड हैं, ये जानने के लिए मीडिया के भी पसीने छूट गए थे, लेकिन अब की बार वो स्वयं कांग्रेस के भीतर एक हलचल पैदा कर रहे हैं। चलिए अगली खबर सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट ट्विटर से जुड़ी है। अब आपको ट्विटर पर ब्लू टिक लेने के लिए
पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। यह आपके काम की खबर है, देखें आप। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने जब से कमान संभाली है तब से लगातार सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट में बदलाव हो रहे हैं। इनमें से एक बड़ा बदलाव है ट्विटर ब्लू पेड सब्सक्रिप्शन, यानी अब यूजर को ट्विटर पर ब्लू वेरीफाइड टिक के लिए पैसे देने होंगे। भारत में भी ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन लेने के लिए हर महीने 719 रुपए देने होंगे, जो कि अमेरिका से लिए जाने वाले चार्ज से ज्यादा है। अमेरिका में ट्विटर ब्लू की कीमत 660 रुपए तय की गई है। ट्विटर की नई सब्सक्रिप्शन सर्विस अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत में उपलब्ध है। धीरे धीरे ये हर देश में लागू हो जाएगी। बता दें कि ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन वाले यूजर्स को ब्लू चेक मार्क मिलेगा, जिससे उन्हें रिप्लाई, सर्च और मेंशन में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन वाले यूजर्स लंबे ऑडियो और वीडियो फाइल को भी पोस्ट कर पाएंगे। तो वैसे अभी आपने सुन लिया, समझ लिया कि ट्विटर पर आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन इन तमाम सुविधाओं के लिए आपको पैसे देने होंगे। चलिए जरा इसके असर को भी हम डिकोड कर लें। बड़ी बात यह साहब कि सारी दुनिया में ट्विटर समेत किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म को आप ले लें, भारत एक बड़ा मार्केट बन चुका है। यहाँ किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म यूजर्स की अच्छी खासी तादाद ये बताती है कि हम इनका इस्तेमाल करने में दुनिया के अव्वल देशों में हैं। तभी चंद देशों में ट्विटर ने हमें भी शामिल किया है इस फैसिलिटी के लिए, लेकिन ये चार्जेबल है। इससे बड़ी चिंता की बात ये भी हो सकती है कि क्या चार्ज देने के बावजूद इस तरह के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर कई बार जो यूजर्स हैं उनको कुछ दिक्कतें आती हैं, कुछ स्टेटस जो वो एंजॉय नहीं कर पाते पैसे देने के बाद, क्या उस पर ट्विटर वक्त रहते लगाम कस पाएगा? ये सबसे बड़ा कंसर्न है, ये सबसे बड़ी चिंता है। दावा तो ट्विटर का है कि वो बेहतर हो रहा है और इसीलिए चार्ज कर रहा है, लेकिन क्या ये दावा सच होता है? कुछ ही दिनों में पता चलेगा। फिलहाल न्यूज डिकोड में बस इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ, और खबरों की तह तक जाने के लिए कल फिर आपसे इसी मंच पर होगी मुलाकात। तब तक अपना और परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार, शुभ रात्रि।